अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम MCQs डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था उस टॉपिक का नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंट, कंजर्वेशन ऑफ लॉस इन न्यूक्लियर चेंजेस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। और ये लेक्चर भी इन टॉपिक के ऊपर जो लेक्चर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप वो सुन सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि CMC और लम्स की टेस्ट में आया है, इन न्यूक्लियर फिज़िक्स द मास डिफेक्ट इज़ रिफर्ड टू। तो हमने मास डिफेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? तो मास डिफेक्ट होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डिफरेंस इन द मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट एंड बाउंडेड न्यूक्लियस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। जैसे आपको पता है न्यूक्लियस बाउंडेड न्यूक्लियस का मास कम होता है और फ्री न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता है। इसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है, विच पार्टिकल मार्क्ड ए इज़ ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भी लम्स की टेस्ट में आ चुका है। तो अब हमने जो लॉज पढ़े थे लेक्चर में, जो हमने लॉज पढ़े थे कि जब भी कोई न्यूक्लियर चेंज होती है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है तो उसमें जो है वो एटॉमिक नंबर भी कंजर्व होता है और चार्ज नंबर भी कंजर्व होता है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे। अब हमें ए का अंदाज़ा लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मास नंबर है या जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 13 है। इस तरह यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर 12 है। इसका मतलब है इस ए का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 1 होना चाहिए। इसी तरीके से चार्ज नंबर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। इसका मतलब है ए का जो चार्ज नंबर है वो 0 होना चाहिए। तो अब हमें एक ऐसा पार्टिकल देना है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 होना चाहिए और उसका चार्ज नंबर 0 होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और उसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज। ये भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया हुआ है कि फ्री स्टेट में जो मास होता है न्यूक्लियस का वो हमेशा कम होता है मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारा होता है मास नंबर भी कंजर्व होता है, चार्ज नंबर भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। ये भी लम्स के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। यानी इन रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो पॉसिबल है। तो 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए को चेक कर रहे हैं, क्या ये ए सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 15 है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे न्यूक्लियॉन नंबर 17 है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत है। फिर इसको अगर हम चेक करें तो इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 33 है इस साइड पे, और इस साइड पे जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो तकरीबन 39 है। इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। वो रिएक्शन हो सकता है जिसमें मास नंबर भी कंजर्व हो और जो है चार्ज नंबर भी कंजर्व हो। अब आप सी को देखें, सी में तो इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 17 है इस साइड पे, और इस साइड पे भी न्यूक्लियॉन नंबर 17 है, क्योंकि हम बीटा रेस को न्यूक्लियॉन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये भी 17 हो गया और ये भी 17 हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम दूसरी चेक करेंगे, यानी इसका चार्ज नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज नंबर 8 आ रहा है, यहाँ पे 7 और ये 3, और बीटा का जैसे आप जानते हैं कि वो -1 होता है, पर यहाँ पे 2 बीटा एमिशन है इसलिए -2 लिखा है। तो यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, इसका मतलब है ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। MCQs आपको तब समझ में आएंगे जब आप लेक्चर सही तरीके से अटेंड करेंगे।
और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर भी दे दूँगा। ये क्वेश्चन है जो एफएमडीसी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन था, ये एग्जिट नहीं है पर इस टाइप का था। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, तो प्रोटॉन का मास दिया जा रहा है 1.007277 AMU और न्यूट्रॉन का मास ये दिया जा रहा है, ये प्रोटॉन का मास है, ये न्यूट्रॉन का है। इफ़ मास ऑफ ड्यूट्रियम, ये ड्यूट्रियम का मास है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो है क्या कहते हैं, इसका मास डिफेक्ट कितना है। तो इसका मास डिफेक्ट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हमें पता है इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें एक न्यूट्रॉन है। इन दोनों का मास हमने सम किया तो रिज़ल्ट आया 2.015942 और इसमें से ये माइनस किया जाएगा जो कि मास ऑफ ड्यूट्रियम है। तो इससे मास डिफेक्ट आया 0.00121। अब हम इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ गया 1.128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है ये बाइंडिंग एनर्जी है, पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका मतलब है इस वैल्यू को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 0.5 समथिंग आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो ए होगा। मैंने कैलकुलेशन बाइंडिंग एनर्जी तक की है, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन से। तो ड्यूट्रियम का जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन है वो 2 है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है इस बाइंडिंग एनर्जी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बार दोबारा देख लें बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये जो ड्यूट्रियम है इसमें एक प्रोटॉन है, तो हम यहाँ पे एक प्रोटॉन का मास रखेंगे, और इसमें एक न्यूट्रॉन है तो हम एक न्यूट्रॉन का मास रखेंगे। फिर इन दोनों मासेस को सम करके इससे न्यूक्लियस का मास माइनस करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा ये मास डिफेक्ट हो गया। अब मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलेगी, तो स्टैंडर्ड मैंने बताया था 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ड्यूट्रियम के पास 2 न्यूक्लियन हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी न्यूमेरिकल है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 127.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी ये पैकिंग फ्रिक्शन पूछ रहा है और आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये फार्मूला है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, और न्यूक्लियन, इसमें न्यूक्लियन की क्वांटिटी 16 है, तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो इसका रिज़ल्ट आया 7.977। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का जो एनर्जी इक्विवेलेंट होता है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट ईच न्यूक्लियन विल बी मैक्सिमम फॉर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी कौन से न्यूक्लियाई के लिए ज़्यादा होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे मैंने लेक्चर में ग्राफ बताया था उसमें डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज़ 0.03 AMU देन इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वही है जो मैंने ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट मिला हुआ है, इसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन से। तो हीलियम के पास 4 न्यूक्लियंस हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर MCQs आपको समझ नहीं आ रहे इसका मतलब है आपने लेक्चर सही तरीके से नहीं लिया है, तो आप लेक्चर दोबारा सुन लें। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स देयर काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में मूव करते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने टाइप करवाया हुआ है लेक्चर में, और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो सी है।
क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एन एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन इट्स क्यू वैल्यू। तो मैंने क्लियर कट बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है उसका क्यू वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। ये जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है वो जस्ट आपके लेक्चर को रिवाइज करना होता है कि आपने लेक्चर किस हद तक समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर सप्लाई ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ नोन एज। तो इसको हम क्यू वैल्यू कहते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आप देख लें, ये ब्रैकेट में है मास ऑफ न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस इटसेल्फ। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसको हम टेक्निकली बाइंडिंग मास डिफेक्ट कहते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में सबसे जो बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से जो स्टेबल है वो आयरन है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरीके से हमने पिछले लेक्चर पे 15 एमसीक्यूज़ किए हैं। अगर आप ये एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं या अगर आपको ये एमसीक्यू समझ आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और एंड में वही मैसेज मैं आपको दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। मोस्टली स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब